जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो कि नया सब्जेक्ट हमारा होने वाला है। इसके हम क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे। गुप्ता एंड गुप्ता बुक का ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, तो उसी सीरीज़ में कंटिन्यू आज जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर रहेगा। और अब हमारे सिर्फ और सिर्फ दो ही सब्जेक्ट बचे हैं, एक ईवीएस बचा हुआ है और सॉइल के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। बाकी हमारा सब सब्जेक्ट्स क्या हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा कर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ इज। देखिए हमारे पास बहुत तरीके के सेक्शन होते हैं। अगर हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ मेंबर्स लगे हुए होते हैं। कुछ क्या होते हैं, मेंबर्स लगे हुए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील के बने हुए होते हैं। वो किसके बने हुए होते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील के बने हुए होते हैं। और ये जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मेंबर होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मेंबर होते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मेंबर में हमसे कह रहा है कि जो हैवीएस्ट आई सेक्शन होता है सेम डेप्थ का, यानी कि इसका मतलब आई सेक्शन हमारे और भी होते होंगे। ये सब हमको दिए हुए हैं तो आई सेक्शन दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से कह रहा है इन आई सेक्शन में से सबसे हैवीएस्ट सेक्शन कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखो, आई सेक्शन की एक खास बात होती है कि ये मोस्ट इफ़िशिएंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल होता है बाकी सेक्शन के कंपैरिजन में। चाहे वो हमारे पास एच बीम हो, एंगल सेक्शन हो, या हमारे पास बल्ब प्लेट हो, या फिर चैनल सेक्शन हो, राउंड बार हो, स्क्वायर बार हो, टी बार हो, या फिर फ्लैट बार हो। इन सब के कंपैरिजन में जो हमारे पास आई सेक्शन होता है, जो आई सेक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोस्ट इफ़िशिएंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। लेकिन उसमें से भी हमसे कह रहा है कि जो आई सेक्शन होगा मोस्ट हैवीएस्ट जो होगा वो हमको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो ये हमारे पास कुछ सेक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास आई सेक्शन या फिर कौन कौन से सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड स्टील सेक्शन हमको दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो, एक तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो आई एस जे बी, जैसे ये बी है तो बी फोर होता है बीम, बी फोर होता है बीम। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बीम सेक्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो याद रखेंगे 5 टाइप का होता है। वैसे ही पूछेगा चैनल सेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। वैसे ही पूछेगा टी सेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो 5 टाइप्स के होते हैं। पूछेगा एंगल सेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से यही फ्रेम हो जाता है कि कितने टाइप के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होता है इनकी फुल फॉर्म से। कौन सा होता है, फुल फॉर्म से, कि कौन सी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो आई एस एच बी है, तो आई एस एच बी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम है, जो कि मोस्ट यूज्ड होता है एज अ कॉलम सेक्शन। और यही क्या होता है, हमारे पास हैवीएस्ट सेक्शन भी होता है। जितने भी हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन है इन सब में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास आई एस एच बी होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोस्ट हैवीएस्ट होता है, कॉलम सेक्शन की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई एस एच बी। आई एस एच बी इंडियन स्टैंडर्ड हैवीएस्ट बीम सेक्शन ये हमारे पास होता है, जो कि आई सेक्शन होता है। इसको हम एज अ कॉलम भी अपना क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बाकी की हम बात कर लेते हैं। तो वैसे ही पूछा जाता आई एस जे बी का मतलब क्या होता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम होता है। आई एस एल बी का मतलब पूछा जाता है तो एल बी मतलब लाइट बीम हो जाता है। आई एस एम बी पूछा जाता है तो एम बी का मतलब मीडियम बीम हो जाता है। इस तरीके से हमारा पूछा जाता है। अब तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो जो स्टार लगे हुए हैं, स्टार लगे हुए वाले जो हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो आई एस एच बी जो है वो हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम है। और आई एस एच टी जो है वो हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी बार है। याद रखना, वाइड फ्लेंज टी बार। और आई एस एस टी जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी बार है। तो देखो यहाँ पे एस एस टी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी बार। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन एक और पूछा गया, आई एस ए, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, एंगल सेक्शन हमारे पास होता है। इसकी दो कंडीशन होती हैं, बोथ लेग्स आर इक्वल एंड अनइक्वल। अगर मान लो इस एंगल सेक्शन की दोनों लेग्स, ये लेग्स होती हैं, अगर दोनों लेग्स इक्वल हैं तो इक्वल एंगल सेक्शन हो गया। और एक लेग्स छोटी है और एक लेग्स क्या है, बड़ी है, तो वो हमारे पास कैसा हो गया, अनइक्वल एंगल सेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इनसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। काफ़ी लोग हमारे साथ वहाँ पर जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 3000 लोग हमारे साथ वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप भी उसका जो है एक पार्ट बने, वहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ें मिलती रहती हैं।
इसके बाद हम बात करें सर, ये जो सेक्शन होता है हमारे पास, इस सेक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो इस सेक्शन को नोट करने का तरीका होता है, जैसे उसने लिख दिया ISMB, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। आगे लिख देगा 225 @ 31.2 किलोग्राम पर मीटर। तो इसका मतलब क्या, 225 का मतलब है कि जो वो सेक्शन है आपका, उसकी जो ओवरऑल डेप्थ रहने वाली है, वो ओवरऑल डेप्थ कितनी रहने वाली है, 225 mm रहने वाली है। और इसका जो 1 मीटर पोर्शन होगा इस सेक्शन का, इस मेंबर का जो 1 मीटर पोर्शन होगा, उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, मास जो होगा 31.2 किलोग्राम होगा। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सिंगल एंगल इन टेंशन, इन केस ऑफ सिंगल एंगल इन टेंशन कनेक्टेड बाई वन लेग ओनली, जिसकी केवल एक लेग कनेक्टेड है, द नेट इफेक्टिव एरिया एज पर IS 800। हमको क्या बताना है, नेट एरिया बताना है, नेट एरिया कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को सीयर लैग इफेक्ट सीखने को मिलेगा पहले, कि सीयर लैग इफेक्ट क्या होता है, वो आप सीखोगे तब आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर हम एंगल सेक्शन की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का क्या होता है, एंगल सेक्शन होता है। ठीक है, अब इस एंगल सेक्शन का हो सकता है कि एक लेग कनेक्टेड हो। अगर ये सपोज गजट प्लेट है तो इससे एक लेग हमने कनेक्ट की है। हो सकता है दोनों लेग इसकी कनेक्टेड हो, इस तरीके से हमने दोनों लेग इसकी कनेक्टेड की हो। तो ये एक कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन हो सकती है कि जो आपका जो ये मान लो गजट प्लेट है, तो एक एंगल सेक्शन आपने इधर से प्रोवाइड कराया हुआ, कनेक्ट किया हुआ, एक एंगल सेक्शन जो है आपने इधर से, यानी कि बैक टू बैक जो है वो एंगल सेक्शन आपने कनेक्ट किए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो सकते हैं, एंगल सेक्शन को हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी गजट प्लेट से। लेकिन नेट एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है, नेट एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसको हमें समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा पहले सीयर लैग इफेक्ट। क्या समझना पड़ेगा हमको, सीयर लैग इफेक्ट हमको समझना पड़ेगा कि सीयर लैग इफेक्ट होता क्या है। तो सीयर लैग इफेक्ट समझने के लिए आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये आपके पास क्या था, कोई एंगल सेक्शन था, आपको क्लियर हो रहा होगा एंगल सेक्शन है। और ये आपके पास क्या गजट प्लेट है, नीचे कोई गजट प्लेट है, और इसके ऊपर हमने क्या करा, इन 3 बोल्ट्स की हेल्प से इस अपने एंगल सेक्शन को कनेक्ट करा है। तो यहाँ से आप नोटिस करो तो एक ही लेग केवल कनेक्टेड है गजट प्लेट से, दूसरी लेग क्या है, ऐसे ही फ्री है। तो जो लेग हमारी कनेक्टेड होती है उसको हम बोल देते हैं कनेक्टेड लेग। जो लेग हमारी कनेक्टेड होती है उसको हम बोल देते हैं कनेक्टेड लेग। और जो फ्री है उसको हम बोल देते हैं आउट स्टैंडिंग लेग। उसको हम क्या बोल देते हैं, अपना आउट स्टैंडिंग लेग हम अपना बोल देते हैं। अब देखो, ये हम जो यूज करते हैं वो टेंशन मेंबर में इसको हम यूज़ कर रहे हैं अपना, क्योंकि उसने बोला नेट एरिया हमको बताना है। तो नेट एरिया जो हम कंसिडर करके चलते हैं अपना, वो टेंशन मेंबर के लिए हम अपना नेट एरिया लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास कनेक्टेड मेंबर है गजट प्लेट के ऊपर, अगर हम इस पर मान लो कोई लोड अपना लगाते हैं, कोई लोड हम अपना लगाते हैं, तो इस लोड को जो है, ये हमारी जो कनेक्टेड लेग है ये बियर करनी चाहिए, क्योंकि यही तो इससे जुड़ी हुई है बोल्ट के हेल्प से। तो जो यहाँ पे अगर आप इसको टेंशन फोर्स लगाओगे तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो केवल इस कनेक्टेड लेग में डेवलप होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका जो कुछ इफेक्ट होता है, जो लोड आपका आता है, इसका जो कुछ इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे आउटस्टैंडिंग लेग में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि पहले थोड़ा सा इफेक्ट जाएगा, फिर उसके बाद और इफेक्ट जाएगा, फिर उसके बाद और इफेक्ट जाएगा, फिर और इफेक्ट जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ पोर्शन छोड़ करके जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसका कुछ पोर्शन छोड़ करके वो जो इफेक्ट है वो आपका ट्रांसफ़र होता है किस में, इस आउटस्टैंडिंग लेग में, इस आउटस्टैंडिंग लेग में ट्रांसफ़र होता है। तो अगर इसका मैं टोटल नेट एरिया निकालूंगा, तो नेट एरिया जो मैं निकालूंगा वो हो जाएगा A1, यानी कि जो कनेक्टेड लेग है उसमें तो पूरे में इफेक्ट आ ही रहा है, प्लस के A2। लेकिन इस A2 को एक फैक्टर K से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं लूँगा वो इफेक्टिव एरिया लूँगा। इफेक्टिव एरिया क्यों लूँगा, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसमें पूरे में जो है हमारा वो स्ट्रेस जो है या फिर लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, वो केवल उसके जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसके कुछ पोर्शन में हो रहा है। तो इसलिए हम उसको एक के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम क्या लेंगे, इफेक्टिव एरिया। तो यहाँ से जो नेट एरिया आएगा हमारे पास, वो नेट एरिया हो जाएगा A1 प्लस के A2। जहाँ पे A1 जो है वो कनेक्टेड लेग का एरिया है, और A2 जो है वो इफेक्टिव एरिया है हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग का, जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसका इफेक्टिव एरिया। इसी चीज़ को आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। ये आपके पास कोई चैनल सेक्शन था, ये गजट प्लेट से कनेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या है, ये बोल्ट अपने लगा दी, तो इस लोड का जो इफेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इस कनेक्टेड लेग में। लेकिन नहीं, वो धीरे धीरे क्या है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है इस वाले में भी, जो आपके ये आपके फ्लैंज है, आप इसको बोल सकते हो फ्लैंज वाले पोर्शन में भी क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। लेकिन ये जो पोर्शन रह जाता है, कुछ पोर्शन ऐसा रह जाता है जो अनस्ट्रेस्ड रह जाता है, अंडर स्ट्रेस्ड एरिया रह जाता है, इसमें कोई भी आप लोग का इस लोड का इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो जब हम इसका एरिया लेंगे तो इस पोर्शन को क्या है, हटा देंगे, इसको थोड़ी ना कंसीडर करेंगे, केवल यही पोर्शन तो कंसीडर करेंगे जिसमें आ रहा है। तो यहाँ से नेट एरिया जो लेंगे A1 प्लस के A2।
अब यहाँ से हमारे पास कंडीशन होती है, अगर मान लो कि हमारे पास केवल एक ही लेग कनेक्टेड है और एक लेग क्या आउटस्टैंडिंग है, तो उस केस में जो नेट एरिया हो गया वो ये हो गया, और जहाँ पे के की वैल्यू जो होगी ना वो होगी 3a1 प्लस के 3a1 अपॉन a1 प्लस के a2, ये हमारे पास होगी। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि जो आपको कनेक्टेड लेग है, जो कनेक्टेड लेग है उसका जो एरिया लेना है वो a1 लेना है, और जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसको आपको क्या लेना है, b लेना है। तो इसका मतलब जिसको हमने a1 a2 मान रखा है, जिसको हमने A1 A2 मान रखा है, इन्होंने A1 को A ले रखा है और A2 को क्या ले रखा है, B ले रखा है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे, A1 को हमने क्या रख दिया, A रख दिया, और A2 को क्या रख दिया, B। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करा मैंने, नीचे से 3A कॉमन ले लिया, तो 3A जब यहाँ से बाहर लूँगा तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे B/3 है, 3A से 3A कैंसिल हो गया, ऊपर 1 आ गया, 1 प्लस के, और 1/3 को लिख लेंगे 0.33 B/A। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। इस के की वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो के की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रखूँगा तो नेट एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास, A1 को क्या माना है क्वेश्चन में, A माना है, प्लस के की वैल्यू कितनी आई है, के की वैल्यू आई 1/1 प्लस के 0.33 B/A, इंटू A2 को क्या माना है, B। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एरिया आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं नेट एरिया हमारा कौन से ऑप्शन में लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। किस में लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। तो जब भी याद रखोगे आप, जब भी टेंशन मेंबर का आप क्या निकालोगे, टेंशन मेंबर का एरिया लोगे तो आप नेट एरिया लोगे, ठीक है। और जब भी आप कंप्रेशन मेंबर का एरिया लोगे तो आप ग्रॉस एरिया लोगे। क्या लोगे, ग्रॉस एरिया लोगे। क्यों लोगे, तो ये आने वाले क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। ये किस केस में हो गया, जब हमारे पास क्या था, केवल एक लेग कनेक्ट थी। अगर दो लेग कनेक्ट होती तो उस केस में भी हमारा नेट एरिया का फॉर्मूला यही रहता, लेकिन के की वैल्यू चेंज हो जाती, तो वो 5a1 अपॉन 5a1 प्लस के A2, तब ये वैल्यू हमारी हो जाती के की वैल्यू, जब दोनों लेग कनेक्टेड होती हैं। अभी क्वेश्चन में केवल वन लेग कनेक्टेड की बात करिए, तो ये आने वाले क्वेश्चंस में टू लेग कनेक्टेड का भी क्वेश्चन आएगा, बैक टू बैक कनेक्टेड लाइन उसका भी क्वेश्चन आएगा। तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों के वो क्लियर होते चले जाएंगे, बस आपको पेशेंस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको बोल रहा है कि एज पर IS 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन बीम शुड नॉट एक्सीड, जो बीम है आपका उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो, जब हम बात करते हैं स्टील बीम की, जब हम बात करते हैं स्टील बीम की, तो हम इसमें कंडीशन देख के चलते हैं, अपनी बेंडिंग की भी कंडीशन देखते हैं हम इसमें अपनी डिफ्लेक्शन की भी कंडीशन को चेक करते हैं, हम इसमें अपनी शियर की कंडीशन को भी चेक करते हैं, हम इसमें वेब क्रिपलिंग की कंडीशन को भी चेक करते हैं, ठीक है। और इसमें हम अपनी वेब बकलिंग की कंडीशन को भी चेक करते हैं। इन सारी कंडीशंस को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं स्टील बीम में। जबकि आरसीसी बीम में बात करें तो आरसीसी में केवल बेंडिंग हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, शियर हो गया, इन्हीं चीज़ों को हम कंसिडर करके चलते हैं। तो अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें और हमारे पास IS 800 के अकॉर्डिंग वो बात कर रहा है, तो याद रखना 800 1984 के अकॉर्डिंग बात कर रहा है वो, क्योंकि ओल्ड वाले कोड पे हमारा बेस्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन जो है वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के क्राइटेरिया के अंदर ही हमारा आता है। और अगर एल हमारे पास क्या स्पेन ऑफ बीम है, तो याद रखेंगे आप लोग कि IS 800 1984 के अकॉर्डिंग जो डिफ्लेक्शन है वो L/325 होता है। इतने से ज़्यादा हमारा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम 2007 की बात करें, जो लेटेस्ट कोड है, रिवाइज कोड है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो डिफ्लेक्शन है आपका, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो शुड नॉट मोर देन L/300 होना चाहिए। और अगर हम बात करें कैंटिलीवर के केस में, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो शुड नॉट मोर देन L/150, इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, L/325। क्यों, क्योंकि हम IS 800 1984 के अकॉर्डिंग हम अपना इसको देख रहे हैं। क्लियर। चलिए, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि बेंडिंग, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस रेस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। तो देखिए, जो हमारे पास स्ट्रेसेस होती हैं वो किस पे बेस्ड होती हैं। अगर आप मान लो बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हो तो आपका लोड अपॉन कितना हो जाएगा, एरिया लोगे। अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस निकालोगे तो भी आप लोड अपॉन एरिया लोगे। तो यहाँ पे जो आप एरिया लेते हो, ये कौन सा एरिया लेते हो, इसमें क्वेश्चन में बात कर रहा है। तो याद रखना, जब भी आप बेंडिंग कंप्रेसिव की बात करते हो तो आप ग्रॉस एरिया लेते हो, और जब भी आप टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हो तो नेट एरिया लेते हो। क्यों लेते हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मान लो कि आपके पास क्या था, कोई प्लेट थी एक,
इस प्लेट को आपने ज्वाइन किया हुआ है किसी दूसरी प्लेट के ऊपर रख करके, और यहाँ पे एक बोल्ट आपने लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको कंप्रेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कंप्रेस। जब इसको आप कंप्रेस कर रहे हो तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होंगी इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में होंगी, पूरे क्रॉस सेक्शन में होंगी, ठीक है। इस बोल्ट पे भी जनरेट होंगी इस तरीके से, पूरे एकदम क्रॉस सेक्शन में जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो जनरेट होंगी, ठीक है नहीं। तो जब कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होंगी तो इसके पूरे एरिया में जनरेट होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरिया बोलते हैं। तो इसलिए हम पूरे एरिया को लेकर के चलते हैं, ग्रॉस एरिया। तो अगर आपको कंप्रेसिव लोड निकालना तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू ग्रॉस एरिया आप कर देते हो। लेकिन जब बात हो टेंशन की, तो टेंशन के केस में जब आप इस पर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो प्लेट जो है वो खींचेगी, इस तरीके से टेंसाइल स्ट्रेस में डेवलप होंगी। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप होंगी वो इस एरिया में होंगी केवल, ये देखो केवल इस एरिया में डेवलप होंगी आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेस होंगी, समझ रहे हो। इस बोल्ट पे जो इस बोल्ट का कोई रोल नहीं रहेगा अब। क्यों क्यों इस बोल्ट का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आप प्लेट को खींच रहे हो। जब प्लेट को आप खींच रहे हो तो इधर से ये इधर वाला पोर्शन इधर को खींच जाएगा और इधर वाला पोर्शन इधर को खींच जाएगा। बोल्ट थोड़ी ना, बोल्ट तो बीच में ही आप लोग का ऐसे कैसे ही रहेगा बोल्ट या रिविट। तो यहाँ पे जो आप लेकर के चलते हो वो नेट एरिया लेते हो। क्या लेते हो, नेट एरिया। तो नेट एरिया कैसे लोगे, इसका पूरे का कुछ ना कुछ ग्रॉस एरिया होगा। तो नेट एरिया जब आप निकालोगे तो इस पूरे ग्रॉस एरिया में से, पूरे प्लेट के एरिया में से माइनस कर दोगे इस बोल्ट का एरिया। तो अब इस बोल्ट का एरिया कितना होगा आपका तो उसको निकाल दोगे आप, π/4d²। इस तरह से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट एरिया आ जाएगा। तो आप देखोगे जो टेंशन के केस में केवल ये पोर्शन प्लेट का, ये वाला पोर्शन जो है वो इफेक्टिवली काम करेगा, ये बोल्ट कोई भी काम नहीं करेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जबकि कंप्रेसिव के केस में क्या है, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो इस बोल्ट में भी डेवलप होंगी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का क्या है, काम करेगा इस केस में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्या है, ये क्लियर हुआ होगा कि कौन सा एरिया हम लेकर के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है कि इफ़ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट इज 10 mm देन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिविट्स इन टेंशन विल बी। तो देखो सर, सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि जो पिच होती है वो क्या होती है, फिर मैक्सिमम पिच जो है वो हम कैसे निकालते हैं, फिर यहाँ पे टेंशन मेंबर के लिए बात कर रहा है तो क्या कंप्रेशन मेंबर के लिए कुछ और पिच होती है क्या। तो इन सारे क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को शो किया हुआ है एक रिविटिंग पैटर्न, मैंने शो किया हुआ जो कि चैन रिविटिंग पैटर्न है, इस तरीके से है ये हमारा। इसके बाद आप लोग का स्टैगर्ड भी आपने सुना होगा, स्टैगर्ड रिविटिंग भी आप लोग का होता है, ठीक है। डायमंड रिविटिंग भी जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, रिविटिंग होता है। एक स्टैगर्ड होता है, एक डायमंड हमारा होता है। तो वो सब हमारे पास क्या होते हैं, रिविटिंग पैटर्न होते हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे चैन रिविटिंग की अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास क्या ये गजट प्लेट है और इसके ऊपर हमने कोई अपने ये मेन प्लेट लगाई हुई है, और इधर से हम क्या कर रहे हैं, एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, उधर से भी हम अपना एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, फोर्स की डायरेक्शन में जो रिविट्स हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच। और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो दो बोल्ट होते हैं उनके बीच की, या रिविट होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा पिच और गेज क्या होता है। उसके बाद देखो, जो मेन प्लेट है उसकी जो एज है, और वो जो रिविट है, रिविट से, रिविट के सेंटर से और जो मेन प्लेट है उसकी एज की जो डिस्टेंस होती है उसको हम एज डिस्टेंस बोलते हैं। और जो रिविट है जहाँ पे प्लेट हमारी एंड हो रही है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है रिविट के सेंटर से, वो हमारे पास क्या होती है, एंड डिस्टेंस होती है। तो ये हमारे पास एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, पिच, और ये आप लोग को गेज, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि जो पिच होती है आप लोग की, वो पिच जो होती है टेंशन मेंबर के लिए कितनी होती है, कंप्रेशन मेंबर के लिए कितनी होती है। तो टेंशन मेंबर के लिए जो मैक्सिमम पिच होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है, कौन कौन सी मिनिमम वैल्यू होती है, 16T और 200 mm। इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास टेंशन मेंबर के लिए या टेंशन कंडीशन में क्या हो जाएगी, हमारे पास पिच हो जाएगी। क्लियर है। वैसे ही कंप्रेशन के लिए बात करें तो कंप्रेशन के लिए जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 12T और 200 mm। इनमें से जो भी मिनिमम होगी। और टैक रिविटिंग की बात करें तो टैक रिविटिंग में जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी 32T और 300 mm। इनमें से जो भी मिनिमम होगी। क्लियर। अब सर ये टैग रिविटिंग क्या होता है, तो टैग रिविटिंग का काम क्या होता है, दो मेंबर्स को केवल होल्ड करके रखने का काम होता है। ये कोई भी आप लोगों का किसी भी तरीके का लोड जो है वो कैरी नहीं करते हैं जो टैग रिविटिंग होते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो हमारे पास थिकनेस है ना, थिनेस्ट प्लेट की, वो कितनी है, 10 mm है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो टी हम ले रहे हैं, ये टी जो होती है वो थिकनेस होती है थिनर प्लेट की।
किसकी थिकनेस होती है, थिनर प्लेट की थिकनेस होती है, जो हमको क्वेश्चन में कितनी गिवन है 10 mm गिवन है। और टेंशन मेंबर की बात कर रहा है तो कंडीशन हम अपनी यही अप्लाई करने वाले हैं। तो 16 × 10 ये आ जाएगा हमारे पास, और 200 mm। तो दोनों को सोल्व करा तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 160। तो 160 mm क्या हो जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम पिच हो जाएगी। यानी कि अब जो हम बोल्ट लगाएंगे वो अपने बोल्ट लगाएंगे 160 mm के गैप पर हम अपने लगाने वाले हैं, यानी कि 16 सेंटीमीटर के गैप पर जो है हम अपने बोल्ट लगाएंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोग के लिए। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कंटेंट ही है हमारी पहचान, और हमारे चैनल का नाम है वीआईपी सिविल गुरु। तो मैं आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये कर देता हूँ कि अगर आप किसी भी ऑल इंडिया स्टेट जेई या फिर एई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा कोर्स हमारा चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट का प्रीवियस ईयर का, और अगर आपके एग्जाम में 1 या 2 मंथ्स है तो आपके लिए कोर्स जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और सबके सब वन लाइनर की फॉर्म में थ्रोली कॉन्सेप्ट आप लोग को मिलने वाले। इन कोर्सेज में आपको डेली सिविल इंजीनियरिंग के ये आपको कोर्सेज मिलेंगे, डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली पीडीएफ मिलेंगी, डिटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको वैल्यूएबल कंटेंट लगता है तब। अगर आपको लगता है कि वाकई वैल्यूएबल कंटेंट है तो आप ज्वाइन कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मैं आप लोग को क्या है अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप हमसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम या कॉल के थ्रू आप हमसे जानकारी ले सकते हो इन कोर्स की। बाकी लिंक जो है एप्लीकेशन की वो भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है कि एज पर IAS कोड 800 द थिकनेस ऑफ स्लैब बेस। हमसे थिकनेस ऑफ स्लैब बेस की बात कर रहा है कि कितनी थिकनेस ऑफ स्लैब बेस हम लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले तो सर ये थिकनेस ऑफ स्लैब बेस होता क्या है और इसको हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, इसको हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या एक कॉलम है, इस कॉलम के नीचे आप देखोगे तो ये फाउंडेशन है हमारी, फाउंडेशन के बीच में ये बेस प्लेट लगी हुई है। कॉलम और फाउंडेशन के बीच में ये बेस प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर कॉलम आकर के रेस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये जो हमारे पास बेस प्लेट है इसको हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, फिर इसकी थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए हम सबको मालूम है कि जो हमारे पास स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है, ये चीज़ हमको मालूम है। अब आपको देखो तो इस फाउंडेशन के रेस्पेक्ट में जो कॉलम का एरिया है वो बहुत कम है। अगर कॉलम का एरिया बहुत कम है तो जहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं कॉलम और फाउंडेशन, वहाँ पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगी। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगी तो यहाँ पे पंचिंग फेलियर हमको देखने को मिल सकता है, यानी कि ये जो कॉलम है इस लोड की वजह से फाउंडेशन के अंदर धंस सकता है, उसके अंदर ये जा सकता है। तो हम करते क्या हैं, हम अपनी बेस प्लेट यूज़ करते हैं, और बेस प्लेट यूज़ करके जो कॉलम का एरिया है, बेस का एरिया, उसको हम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है हमारी वो कम हो जाती है। और स्ट्रेस कम हो जाती है तो जो लोड होता है हमारा वो आसानी के साथ क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है। तो अब IAS कोड क्या बोलता है, IAS कोड बोलता है कि आपको ये तो ठीक है आप बेस प्लेट प्रोवाइड कराओगे, अब ये बताओ बेस प्लेट प्रोवाइड कितनी थिकनेस की कराओगे। आपकी मर्जी है कि आप कितनी भी थिकनेस की प्रोवाइड करा दोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो उसको IAS कोड बोलता है कि आपको मैं एक फॉर्मूला प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हो आप, थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है जिसकी हेल्प से हम थिकनेस अपनी कैलकुलेट करते हैं। ये सब स्क्रीनशॉट है मेरे नोट्स के, जो वन लाइनर वाला नोट्स है, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट वाला नोट्स हैं, उसके सभी स्क्रीनशॉट हैं। तो सोचो कितना वैल्यूएबल कंटेंट है, उस तक में मैंने ये चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो ये हमारे पास थिकनेस का फॉर्मूला होता है, इसको आप देख सकते हो जहाँ पे टी जो है वो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट है, ए और बी जो है वो लार्जर और स्मॉलेस्ट प्रोजेक्शन है। अब ये क्या होता है सर, लार्जर और स्मॉलेस्ट प्रोजेक्शन। तो देखो इसका जो टॉप व्यू है वो आप देखो इस तरीके से शो होगा, और नीचे जो है हमारे पास ये बेस प्लेट है, अगर ये स्क्वायर बेस प्लेट मैंने मानी है तो ये बी हो गया। ठीक है, तो हमने ये जो डिस्टेंस ले ली वो इस वाले एंड से ए डिस्टेंस पर और इस वाले एंड से जो है वो बी डिस्टेंस पर, ये हमारा जो कॉलम है उसका आई सेक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ए और बी की वैल्यू ये होंगी, उतना डिटेल में मैं आपको कोर्स में मैंने सब समझा रखा है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उसको तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी इन चीज़ों में। ठीक है, अब सिग्मा बी एस क्या है, हमारे पास बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, जो कि हमारे पास कोड के अकॉर्डिंग 185 मेगा पास्कल होती है। और डब्ल्यू जो है वो अपवर्ड प्रेशर होता है, जो हमारे पास फाउंडेशन जो है प्लेट के ऊपर लगाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है वो क्या आ जाता है,
सही फॉर्मूला जो आ जाता है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3W/σ हमने इसको बोला है, जो बियरिंग स्ट्रेस हमारे पास है। और यहाँ पे इन्होंने परमिसिबल जो बेंडिंग स्ट्रेस है इन्होंने FB उसको बोला, और हमने जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो σBS बोला है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो आप लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। ये बियरिंग स्ट्रेस या फिर बेंडिंग स्ट्रेस भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, इन अ गजेटेड बेस व्हेन द एंड ऑफ द कॉलम इज मशीन्ड फॉर कंप्लीट बियरिंग ऑन द बेस प्लेट देन द एक्सियल लोड इज एज्यूम टू बी ट्रांसफर ऑन बेस प्लेट। तो बेस प्लेट पे कितना लोड ट्रांसफर होता है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो देखो ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कॉलम था और नीचे हमारे पास फाउंडेशन थी, बीच में हमने बेस प्लेट अपनी प्रोवाइड करी थी। लेकिन यहाँ पे बोला कि जो बेस प्लेट हमको प्रोवाइड करानी है वो गजेटेड एंगल से प्रोवाइड करानी है, गजेटेड प्लेट की हेल्प से प्रोवाइड करानी है। क्वेश्चन में देखो उसने बोला है कैसे प्रोवाइड करानी, गजेटेड बेस की हेल्प से हमको प्रोवाइड करानी है। गजेटेड बेस जो है यानी गजेटेड प्लेट जो है वो हमारी होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये कॉलम हो गया, कॉलम के केस में हमारे पास ये नीचे हमारे पास फाउंडेशन हो गई, ये हमारे पास बेस प्लेट होगी। लेकिन बेस प्लेट के साथ जो कॉलम हमने कनेक्ट किया हुआ है वो गजट प्लेट के साथ हमने जोड़ा हुआ है। तो गजट प्लेट के साथ क्यों जोड़ते हैं, तो याद रखना गजट प्लेट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज लोड आ रहा हो, हैवी लोड आ रहा हो, या फिर इसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन हो कॉलम के ऊपर। तब हम क्या करते हैं, अपना गजट बेस प्लेट हम अपनी यूज़ करते हैं, गजटेड प्लेट जो है वो हम यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब इसके लोड ट्रांसफ़र की कंडीशन की बात करें तो देखो फिर से ये मेरे जो नोट्स हैं उसका ये स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे देखो क्रिटिकल सेक्शन केस में थिकनेस पूछ सकता है, जब पहले वाले केस में पूछ ली तो इस केस में भी पूछ सकता है। तो थिकनेस का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। दूसरा याद रखना, जब आपके पास जो कॉलम है और बेस प्लेट है आपने इसको प्रॉपर तरीके से स्मूथ किया हुआ है, स्मूथ किया हुआ है आपने उसको अच्छे से घिस करके स्मूथ किया हुआ है, मिल्ड या मशीन उसको किया हुआ है। तो जो 100% लोड आ रहा है कॉलम पे वो 50% लोड तो बियरिंग एक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, और 50% जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है जो आपने उसमें जॉइंट प्रोवाइड कराया है, चाहे वो गजेट की हेल्प से किया हो या फास्टनिंग की हेल्प से किया हो या बेल्डिंग की हेल्प से किया हो, उसकी हेल्प से आपने किया है। तो 50% जो है वो उसकी वजह से आप लोग का ट्रांसफ़र होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जो लोड हमारा ट्रांसफ़र होता है, एक्सियल लोड जो ट्रांसफ़र होता है बेस प्लेट पर, वो हमारा 50% तो होता है डायरेक्ट बियरिंग एक्शन की वजह से, और 50% होता है फास्टनिंग, बेल्डिंग, या फिर जो भी आपने प्लेट प्रोवाइड कराई है, गजेटेड प्लेट प्रोवाइड कराई है, गजेटेड बेस प्रोवाइड कराया है, उसकी वजह से ट्रांसफ़र होता है। क्लियर है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो वीडियो थोड़ी लेंदी जरूर हो सकती है पर कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर आप लोग के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द एक्सिस ऑफ लोड लाइज ऑन इन द प्लेन ऑफ रिविट ग्रुप देन द रिविट्स आर सब्जेक्टेड टू। तो हमको बताना है रिविट्स पे कौन सा इसमें से स्ट्रेस लगता है, ओनली शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, दोनों या कुछ भी नहीं। तो देखो दो तरीके के कनेक्शन होते हैं हमारे, एक इन प्लेन होता है एक आउट प्लेन होता है। तो अगर मान लो कि जो कनेक्शन है हमारा वो इन प्लेन है, यहाँ पे इन प्लेन की बात करिए यानी कि ये हमारे पास मेंबर है, इसके प्लेन में ही हमारा लोड लग रहा है। और दूसरा क्या, आउट प्लेन, ये हमारे पास मेंबर है और यहाँ पे हमने क्या करा है, इससे ई डिस्टेंस पर क्या है हमारा एक लोड लग रहा है। तो देखो ये जो लोड है वो इसी प्लेन में लग रहा है, तो इसी प्लेन में लग रहा है तो ऊपर से लोड आ रहा है, और नीचे से अगर यहाँ पे आपने बोल्ट अगर लगाए हुए हैं तो बोल्ट की वजह से नीचे से एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ऊपर से लोड आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका शियर स्ट्रेस आएंगी, यहाँ पे क्या आएगी, शियर स्ट्रेस आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोड लगा हुआ किसी इसेंट्रिसिटी ई पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे पी का मूवमेंट भी आएगा और साथ में शियर भी आएगा। तो जब आउट प्लेन कनेक्शन होता है तो उसमें बेंडिंग मूवमेंट भी आता है और शियर भी आता है, लेकिन जब इन प्लेन की बात होती है तो वहाँ पे केवल और केवल क्या आता है, शियर आता है। तो जब हमारा लोड जो है वो प्लेन में लाई करता है, इन द प्लेन लाई करता है, तो उस समय केवल और केवल क्या आता है, हमारा शियर स्ट्रेस आती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैन द एक्सिस ऑफ लोड लाइज इन द सेम प्लेन, जो एक्सिस है लोड की वो इन प्लेन आपकी लाई कर रही है, रिविट ग्रुप है, देन द मोस्ट हैवीली लोडेड रिविट विल बी वन विच। तो हमसे कह रहा है कि जो रिविट हमने लगाए हुए हैं उस कनेक्शन में, उसमें से कौन सा रिविट ऐसा होगा जिस पर ज़्यादा लोड आएगा, यानी कि एक तरीके से क्रिटिकल रिविट पूछ रहा है। तो आपको क्रिटिकल रिविट की कंडीशन आती है तो आप उसको क्या कर लोगे, आराम से सोल्व कर लोगे, है कि नहीं। तो इसका जो हमारे पास आ जाएगा, चलो इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या है, कनेक्शन है, ये हमारे पास क्या एक कनेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास जो इन प्लेन ये कनेक्शन हमने बनाया हुआ है, ये हमारे पास क्या इसेंट्रिसिटी ई पर हमारे पास है ये। ठीक है, इसी प्लेन में लोड हमारा लग रहा है। तो इस लोड को अगर हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे पी लोड को, तो इसकी वजह से एक मूवमेंट भी आएगा पी इंटू ई। अब ये जो मूवमेंट होगा ये बेंडिंग मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे एक लोड पी जो है, इस पी की वजह से तो डायरेक्ट शियर आएगा जो रेड कलर आपको बता रहा है। ठीक है,
जो रेड कलर आपको दिखा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट सीयर भी आएगा जो इस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से आएगा, जो पी इंटू ई का जो ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है इसकी वजह से इनडायरेक्ट सीयर आएगा। तो यहाँ पे दो फोर्स हमारे पास हो जाते हैं, एक हो जाता है F1 और एक हो जाता है F2। ठीक है, तो ये F1 F2 जो किसी एंगल थीटा पे है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इनका जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं तो F1 स्क्वायर प्लस के F2 स्क्वायर प्लस के 2 F1 F2 कोस थीटा। तो याद रखना क्रिटिकल रिबिट की कंडीशन ये होती है, यहाँ पे F1 F2 मैंने बता दिया, डायरेक्ट शेयर और टॉर्जनल शेयर की वजह से आप लोग की स्ट्रेसेस हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो क्रिटिकल रिबिट होगा वो होगा जिसके लिए थीटा जो होगा वो कम से कम होगा और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यानी कि थीटा जितना कम होगा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि थीटा जितना कम होता जाता है कोस की वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है आप लोग की, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या है इसका, बढ़ता जाता है। तो वो आप लोग का क्या होगा, क्रिटिकल रिबिट। एक कंडीशन तो ये होगी। फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो रिबिट लोड की साइड में सेंट्रोइड से दूर होगा, जो रिबिट लोड की साइड में ये सेंट्रोइड है इसका, तो जो दूर होगा वो आपका क्या होगा, क्रिटिकल रिबिट होगा। तो इस केस में ये और ये क्या होगी, क्रिटिकल रिबिट आपके हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हम अपना देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि एफ ए जो है आपका लोड सीयर्ड है और जो आपका एफ एम है वो आपका सीयर लोड है, लेकिन वो मोमेंट की वजह से है। ठीक है, तो इसका पहला क्या कह रहा, इज़ एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सी जी ऑन द रिबिट ग्रुप। जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा सी जी से रिबिट ग्रुप में है, इट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सी जी इन द रिबिट ग्रुप गिव्स द मैक्सिमम एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज, या गिव्स मिनिमम एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज। देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। जो मिनिमम एंगल होता है दोनों फोर्स का वो आपका क्या बताता है, क्रिटिकल रिबिट की कंडीशन को बताता है। साथ में यहाँ पे जो हमारा रिबिट होगा सीजी से जो लोड की साइड में जो दूर रिबिट होगा वो भी बताएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सीजी इन रिबिट ग्रुप, ये तो बात सही है, लेकिन इन द लोड साइड यहाँ पे ये भी लिखा होना चाहिए था, इन द लोड साइड, तब ये हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिविटेड जॉइंट इज़ फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। इनमें से कौन सा जॉइंट जो है वो फ्री होता है बेंडिंग स्ट्रेस से। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये हमारे पास क्या, लैप जॉइंट। दो तरीके के जॉइंट हमारे पास होते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने लिया नहीं, नोट्स का ले लेता तो ज़्यादा सही रहता। तो दो तरीके के जॉइंट हम अपने पढ़ेंगे, लैप जॉइंट और बट जॉइंट हम अपना पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारे पास वो एक दूसरे के ऊपर दो प्लेट को हमने लैप किया हुआ, तो ये हमारे पास लैप जॉइंट है। अब जब लैप जॉइंट है तो यहाँ पे देखो, इधर आप फोर्स लगाओगे, इधर आप फोर्स लगाओगे, तो इन दोनों फोर्स की एक्सिस जब आप देखोगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है कि नहीं। तो ये जो गैप है इसकी वजह से एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा जो कि पी इंटू ई का इधर होगा और पी इंटू ई का इधर होगा। तो जब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा जनरेट हो रहा है तो ये जॉइंट हमारा सेफ नहीं रहेगा। ठीक है, ये जॉइंट हमारा सेफ नहीं रहेगा। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा बट जॉइंट। अब बट जॉइंट दो तरीके का होता है। सिंगल कवर बट जॉइंट है, यानी कि आपने केवल एक ही जगह कवर प्लेट जॉइंट करी हुई है तो वो आपका सिंगल कवर हो जाता है। और अगर आपने ऊपर भी और नीचे भी अगर आपने कवर प्लेट दी हुई है तो वो आपका क्या हो जाता है, डबल कवर बट जॉइंट हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो जो आपका एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो बट जॉइंट होता है आप लोग का, बट जॉइंट होता है उसमें जब आप देखोगे तो ये आपकी लोड की एक्सिस है, ये भी लोड की एक्सिस, दोनों लोड की एक्सिस क्या है, वो एक ही पॉइंट से पास कर रही है। तो यहाँ पे कुछ भी इसेंट्रिसिटी नहीं होगी। इसेंट्रिसिटी नहीं होगी तो बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा, जीरो। यहाँ पे किसी भी तरीके का बेंडिंग मोमेंट भी नहीं आएगा। और जब बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा तो हमारा लोड क्या, ये जो सेक्शन रहेगा जॉइंट क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो बट जॉइंट होता है डबल कवर प्लेट से वो हमारा ज़्यादा सेफ माना जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल कवर बट जॉइंट भी। ठीक है, तो बट जॉइंट में भी आप लोग का जो बट जॉइंट डबल कवर होता है वो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? सिंगल वाले में भी यहाँ पे हमें क्या है, देखो आप तो ये क्या आप लोग का सिमेट्रिकली इसमें मेंटेन नहीं रहता है तो इस वजह से ये भी इतना बेस्ट नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप देखोगे डबल कवर में, तो डबल कवर आप लोग का सिमेट्रिकल भी होता है और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट नहीं होता, तो ये आप लोग का बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग के पास मैंने 10 क्वेश्चन सोल्व कराए। हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ी हो गई हो, 30 मिनट की हो गई है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट जरूर आप लोगों को क्लियर कराने की कोशिश करिए। फिर भी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो दोनों कोर्स बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देखो, पहले देखो सेटिस्फाई हो, फिर आपका एग्ज़ाम है ज्वाइन करो, फिर आपको लगे कि हाँ वाकई ऐसा कंटेंट हमारे एग्ज़ाम में आता है तो आप ज्वाइन करो, क्योंकि कंटेंट ही है हमारी पहचान। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।